मेरे प्यारे दोस्तों, फर्स्ट वाला क्वेश्चन आपके सामने ए रहा, मैत्री एक्सप्रेस रेल सेवा का संबंध आखिर किससे है? तो दोस्तों राइट आंसर आपका हो जाएगा बिल्कुल सही। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भारत और बांग्लादेश। दोस्तों भारत और बांग्लादेश के बीच जो ट्रेन चलाई जाती है वो आपकी मैत्री एक्सप्रेस चलाई जाती है। ठीक है, और ठीक है, तो वही आप देख सकते हैं दोस्तों, ये मैत्री एक्सप्रेस ये ट्रेन है जो कि भारत और बांग्लादेश के बीच में चलाई जाती है। ठीक है, और ये आपके बांग्ला नववर्ष 14 अप्रैल 2008 को ये चालू की गई थी और ढाका और कोलकाता के बीच यात्रा के लिए चलाई जाती है, मतलब कोलकाता से आपकी ये ट्रेन है। ठीक है, और ये आपकी दोस्तों फिर से आपकी मैत्री एक्सप्रेस अब चलाई जाएगी। और इसके अलावा दोस्तों भारत और बांग्लादेश के बीच आपकी मैत्री एक्सप्रेस चलाई जाती है। जो इमेज है ये मैत्री जो एक्सप्रेस है उसकी इमेज है। ठीक है भाई, चलिए सेकंड वाला दोस्तों क्वेश्चन है आपका, पैलेस ऑन व्हील्स की तर्ज पर नई रेलगाड़ी डेक्कन ओडिसी मुख्यतः किस राज्य में चलती है? दोस्तों आप इमेज में देख रहे होंगे, बहुत ही शानदार ट्रेन है, बिल्कुल राजा महाराजा जैसी ट्रेन है भाई, डेक्कन ओडिसी है। और ये आके कौन से राज्य में चलती है? देखिए बिल्कुल बार वगैरह बना रखा है इसमें, बार वगैरह पूरा मतलब बहुत ही शानदार है, मतलब आपको लगेगा ही नहीं आप ट्रेन में बैठे हैं, आपको ऐसा लगेगा जैसे महल वगैरह में हों। ठीक है, तो बहुत ही शानदार ट्रेन है और जो कि दोस्तों आपकी पैलेस ऑन व्हील्स की तर्ज पर ये नई रेलगाड़ी चलाई गई है जो कि डेक्कन ओडिसी है। ये आपकी मुख्यतः बेसिकली ये चलाई जाती है कि महाराष्ट्र में चलाई जाती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी महाराष्ट्र आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से सोने की सर्वाधिक मात्रा उत्पादित करने वाला राज्य कौन सा है? ठीक है, इनमें से कौन से सोने का सर्वाधिक मात्रा उत्पादित करने वाला राज्य वो कौन सा है? तो स्वर्ण भंडार में दोस्तों बिहार आपका सबसे टॉप पर है। ठीक है, और फिर आपका बेसिकली 21% आपका यहाँ पर, अगर हम ऑप्शन की दोस्तों बात करें, सबसे पहले टॉप पर आपका 44% बिहार में सोना होता है, फिर उसके बाद आपको 25% उड़ीसा राजस्थान में और कर्नाटक में 21% सोना का उत्पादन होता है। दोस्तों राइट आंसर आपको विकल्प के अनुसार विकल्प के अनुसार आपका क्या आंसर हो जाएगा? कर्नाटक। ऑप्शन नंबर कर्नाटक राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन आपका बिहार में होता है, फिर राजस्थान में 25%, कर्नाटक में 21%, पश्चिम बंगाल में 3%, आंध्र प्रदेश में 3%, झारखंड में 2%। इस प्रकार से दोस्तों आपका क्रम है। ठीक है, चलिए कोलार स्वर्ण खदान यानी KGF निम्न में से किस राज्य में स्थित है? दोस्तों आपने मूवी, हर बच्चा ने मूवी देखी हुई KGF 1 और KGF 2 देखा होगा। ठीक है, तो उसमें जो KGF है, तो बच्चा ये KGF आके कहाँ पर, इसमें रॉकी भाई ये हैं। ठीक है, तो ये KGF है जो कि कहाँ पर स्थित है, यानी कोलार स्वर्ण खदान। ठीक है, ये कहाँ पर आके है, यानी इंग्लिश में बोलते हैं कोलार गोल्ड फील्ड। ठीक है, तो साथियों बिल्कुल सही राइट आंसर ऑप्शन नंबर, ये कर्नाटक में आपकी स्थित है KGF। ठीक है, याद रखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है। ये आपकी KGF है दोस्तों, आप देख सकते हैं इमेज में, ये आपकी KGF है पूरा। ठीक है, और ये यहीं से आपके दोस्तों सोना निकाला जाता है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा यहाँ से सोना निकाला जाता है। भारत में खनिज तेल का उत्पादन सर्वप्रथम प्रारंभ किया गया था। दोस्तों सबसे पहले खनिज तेल का जो उत्पादन है सबसे पहले प्रारंभ इस फैक्ट्री से किया गया था। दोस्तों ये फैक्ट्री बताइए ये कहाँ की है? दोस्तों ये फैक्ट्री आपकी डिगबोई जो कि असम में है, वहाँ का ही आपका पूरा खनिज तेल का कारखाना है। ठीक है, जो कि डिगबोई में फैक्ट्री है। ऑप्शन नंबर डिगबोई आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, असम के डिगबोई में फैक्ट्री है जो कि ONGC की फैक्ट्री है। ठीक है, ONGC का बेसिकली प्लांट है और जहाँ से दोस्तों खनिज तेल आपका निकाला जाता है और खनिज तेल सबसे ज़्यादा आपका यहीं से निकाला जाता है। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। सबसे पुराना ये प्लांट भी आपका है ONGC का, डिगबोई जो कि असम में है। ठीक है, बहुत ही शानदार है, देख सकते हैं आप। चलिए तेल एवं प्राकृतिक गैस ONGC की स्थापना कब हुई? अब हम ONGC की बात कर रहे हैं। ONGC की आखिर स्थापना कब हुई? साथियों ONGC आपकी एक महारत्न कंपनी में आती है। ठीक है, नवरत्न कंपनी होती है, महारत्न होती है, तो महारत्न में आपकी ONGC आती है। ONGC का लोगो इस प्रकार से रहा, आप देख सकते हैं। और ONGC की दोस्तों जो स्थापना है वो आपकी 1956 में हुई थी। ऑप्शन नंबर डी 1956 को टिक कर लीजिए, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, मुंबई हाई किससे संबंधित है? मुंबई हाई दोस्तों किससे संबंधित है बताइए? दोस्तों देख सकते हैं आप, मुंबई हाई का इमेज मैंने आपको दिखा दिया है। ठीक है, तो बच्चा जो मुंबई हाई है, यहाँ से आपका पेट्रोलियम निकाला जाता है। ये जहाज है यहाँ से नीचे से आपके यहाँ पर निकाले जाते हैं, समुद्र से पेट्रोल निकाला जाता है। ठीक है, तो ये आपका पेट्रोलियम के लिए फेमस है मुंबई हाई। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। गुजरात का सर्वाधिक महत्वपूर्ण तेल क्षेत्र कौन सा है? तो ये तेल क्षेत्र ए है। ठीक है, तो गुजरात का दोस्तों सर्वाधिक महत्वपूर्ण तेल क्षेत्र है वो आपका है अंकलेश्वर। ऑप्शन नंबर अंकलेश्वर को टिक कर लीजिए, आपका राइट आंसर है, ये अंकलेश्वर की पिक है। चलिए भारत में सर्वाधिक लोहा उत्पादन करने वाला राज्य
वो कौन सा है? तो दोस्तों अगर हम भारत में लोहा अयस्क की बात करें दोस्तों, देखिए भारत में लोहा आपका इन जगहों पर होता है। महाराष्ट्र में होता है आपका, इन जगहों पर दोस्तों सब होता है आपका, उड़ीसा में हुआ, और ये आपका सब यहीं पर आपका होता है, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, तमिलनाडु, ये तमिलनाडु का हुआ आपका, तमिलनाडु यहाँ पर भी थोड़ा बहुत होता है, और महाराष्ट्र को इन जगहों पर आपका सब लोहा होता है। ये केरला में भी होता है थोड़ा बहुत, ठीक है। तो भाई देखो भारत में लोहे अयस्क के भंडार आपके उड़ीसा में, झारखंड में, आपके छत्तीसगढ़ में, कर्नाटक में, तमिलनाडु में, महाराष्ट्र में और गोवा में है, ठीक है। तो याद रखिएगा, और ये मैंने पूरा आपको बेसिकली पूरा बता दिया है, और इसको आप वीडियो को पॉज करके आप स्क्रीनशॉट भी कैप्चर कर सकते हैं। बाकी इसका PDF भी मैं डाल दूंगा गुरुकुल प्लस की ऑफिशियल ऐप पर, जिसको आप देख सकते हैं। और राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ये उड़ीसा हो जाएगा, ठीक है। लोहा उत्पादन करने वाला राज्य आपका दोस्तों उड़ीसा है। ऑप्शन नंबर ए को टिक कर लिए, उड़ीसा, ये आपका राइट आंसर है। भारत में पाए जाने वाला अधिकांश लोहे अयस्क किस प्रकार का है? दोस्तों ये जो आप पिक देख रहे हैं, ये बेसिकली आपका लोहे अयस्क की पिक है। ये आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये हेमेटाइट है। ये आपका हेमेटाइट लोहे की इमेज है, ठीक है। ये जो दोस्तों ये बेसिकली आपका लोहे अयस्क होता है हेमेटाइट। तो ऑप्शन नंबर ये हेमेटाइट आपका राइट आंसर हो जाएगा। हेमेटाइट भारत में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। ये हेमेटाइट की दोस्तों इमेज इस प्रकार से हेमेटाइट आपका दिखता है, ठीक है। क्या आपको कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, कोई समस्या, किसी प्रकार का डाउट हो बताइए, आपके सारे डाउट क्लियर कर दिए जाएंगे। जाबर एवं रामपुरा आगोचा खनन क्षेत्र किस खनिज से संबंधित है? तो ये आपका सीसा और जस्ता से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी को टिक कर लीजिए आप, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है? दोस्तों आखिर इनमें से कौन सा द्वीप है जो कि भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है? दोस्तों कंटेंट बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगी, तो वीडियो को सपोर्ट दोस्तों जरूर कीजिएगा, लाइक करें जरूर, वीडियो को कमेंट करके जरूर बताएं कैसा आपको सेशन लग रहा है। अच्छा लगा तो अच्छा कमेंट करें, बेकार लगा तो बेकार कमेंट करें, सो दैट मैं इसमें कुछ इंप्रूवमेंट कर सकूँ। आपको कुछ भी इंप्रूवमेंट की जरूरत है तो बता दीजिएगा आप लोग, ठीक है। दोस्तों देखिए निम्नलिखित में कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है? तो भारत और श्रीलंका के मध्य दोस्तों ये आपका भारत में रामेश्वरम है। रामेश्वरम है दोस्तों, ये आपका तमिलनाडु में रामेश्वरम है। यहाँ पर 4 धाम में एक है रामेश्वरम, ठीक है। यहीं से दोस्तों भगवान श्री राम लंका की यात्रा भगवान ने की थी, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी जो मन्नार की खाड़ी बीच में है, ठीक है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा रामेश्वरम। रामेश्वरम दोस्तों द्वीप है जो, ठीक है। रामेश्वरम से आप श्रीलंका जाते हैं, मन्नार की खाड़ी होते हुए, पाक जल डमरूमत होते हुए जाते हैं, इसको हम बोलते हैं, ठीक है। ये आपका रामेश्वरम द्वीप है। यहीं पर आपका अब्दुल कलाम का जन्म हुआ है, और यहीं पर धनुषकोडी है जो लास्ट लैंड ऑफ इंडिया है, यहाँ से आप श्रीलंका जाते हैं, ठीक है मेरे भाई, श्रीलंका जाते हैं। और यहीं पर दोस्तों बोला जाता है कि भगवान श्री राम ने मतलब 26 किलोमीटर दूर आपका यहाँ से श्रीलंका है, ठीक है। और यहाँ पर मतलब जो पत्थर है, पत्थर बेसिकली यहाँ पर डूबते नहीं है, पत्थर तैरते हैं पानी में। और दोस्तों यहाँ का जो पानी है, समुद्र है, बिल्कुल स्थिर है, क्योंकि यहाँ पर भगवान श्री राम ने धनुष से समुद्र को शांत किया था, इस वजह से ऐसा है यहाँ पर। और बगल में आप देखेंगे दोस्तों धनुषकोडी में, तो आपको समुद्र बहुत तेज यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर बेसिकली आपका बंगाल की खाड़ी का मिलन होता है। बंगाल की खाड़ी हुआ आपका इंडियन ओशियन है, ठीक है। इंडियन ओशियन आपका जाता है दोस्तों श्रीलंका की ओर, और बंगाली खाड़ी आपकी भारत में यहाँ पर रहती है, ठीक है। धनुषकोडी की मैं आपसे बात कर रहा हूँ। तो ऑप्शन नंबर डी रामेश्वरम राइट आंसर हो जाएगा, और ये आपका तमिलनाडु में दोस्तों आता है, ठीक है। बहुत ही शानदार जगह है आपकी, यहीं पर दोस्तों अब्दुल कलाम का जन्म। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारी ल्यूसेंट जीके की टॉप 1000 चैप्टर वाइज प्रश्न की ई बुक नहीं ली है, तो साथियों मैं आपको सजेस्ट करूंगा बड़े भाई की तरह कि दोस्तों इस ई बुक को आप ले लीजिए, जो कि वन ऑफ द बेस्ट आपके एग्जाम के लिए रहेगी। क्योंकि दोस्तों इसमें सारे क्वेश्चन चैप्टर वाइज हैं, बिल्कुल सिस्टमेटिक, जैसे क्लास में आपको कंटेंट फोटो के पिक्चर के फॉर्मेट में कराता हूँ, वैसे ही दोस्तों इस ई बुक में सेम वही कंटेंट आपको मिलेगा। लेकिन दोस्तों इस ई बुक में आपको सारा कंटेंट चैप्टर वाइज मिलेगा। चैप्टर वाइज दोस्तों मतलब आपको बिल्कुल सिस्टमेटिकली रूप में मिलेगा, एंशिएंट, फिर मेडिवल, फिर मॉडर्न, मतलब आपको जैसे आपके टेक्स्ट बुक में रहता है वैसी कंटेंट, और सारे सब में फोटो मिलेंगे, लगभग 1000 फोटो आपको इसमें सब में मिलेंगी, ठीक है। 10% दोस्तों सबसे ज़्यादा रिपीट करने वाले प्रश्न आपको मिलेंगे, जो आपके एग्जाम में बार बार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, बस वही क्वेश्चन दोस्तों आपको मिलेंगे। तो जीके का मास्टर पीडीएफ आप लोग दोस्तों जरूर लीजिएगा, जो कि वन ऑफ द बेस्ट है। इस पर ऑफर चल रहा है, जो कि मिनिमम शुल्क में आपको दी जा रही है। डिस्क्रिप्शन में दोस्तों मैं लिंक डाल दूंगा, वहां से आप इस ई बुक को डाउनलोड कर लीजिएगा। और बाकी दोस्तों ये हमारा व्हाट्सएप नंबर, किसी प्रकार का डाउट हो ना, इस नंबर से भी आप संपर्क कर लेना, आपके सारे डाउट क्लियर कर दिए जाएंगे, ठीक है। दोस्तों इस ई बुक को आप लोग जरूर
परचेज कीजिए, क्योंकि वन ऑफ द बेस्ट। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, एसएससी हुआ, रेलवे हुआ, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर जिसमें जीके आता हो, तो उन सब के लिए दोस्तों ई बुक बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि दोस्तों एग्जाम में मोस्टली क्वेश्चन आपको इसी ई बुक से मिलेंगे। पिक्चर दोस्तों हमें चीज़ें हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए याद रहती है। जैसे मैं केरला का कोई आंसर रहेगा तो मैं प्रॉपर बिल्कुल अच्छे से मैंने मैप के माध्यम से समझाया, ताकि आपको दोस्तों एक साथ 5 क्वेश्चन तैयार हो जाए, है ना। मैप से दोस्तों हमें माइंड मैप से हमेशा चीज़ें याद रहती है, हम कभी नहीं भूलते हैं। तो इस ई बुक को आप लोग जरूर परचेज कीजिएगा। हुआ था लक्षद्वीप समूह में द्वीपों की संख्या कितनी है? दोस्तों लक्षद्वीप जो समूह है उनमें द्वीपों की संख्या कितनी है? दोस्तों आप जो पिक में देख रहे होंगे, ये जो पिक है बहुत ही शानदार लक्षद्वीप की है। लक्षद्वीप की दोस्तों पिक है, और इसमें आके कितने द्वीप हैं लक्षद्वीप में, ठीक है। तो आदमी हॉलीडे मनाने जाता है लक्षद्वीप, तो यहाँ पर जो आपके द्वीप हैं 36 द्वीप हैं लक्षद्वीप में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी 36 आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है थार मरुस्थल, जो थार मरुभूमि यानी मरुस्थल है, ये कहाँ पर आके स्थित है? दोस्तों ये जो पिक है ये थार मरुस्थल की पिक है, जिसमें आप देख सकते हैं मतलब बहुत पूरा में सूखा है और मिट्टी है, और देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, ठीक है। यहाँ पर बीएसएफ की कमांडो मतलब वो करते हैं और अच्छा करते हैं हमारी, और ये सब यहाँ पर ऊँट बहुत ज़्यादा चलते हैं, यहाँ पानी की बहुत ज़्यादा समस्या रहती है। तो दोस्तों थार मरुस्थल आपका राजस्थान में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी राजस्थान इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए पोर्ट ब्लेयर कहाँ पर स्थित है? दोस्तों पोर्ट ब्लेयर स्थित है, पोर्ट ब्लेयर दोस्तों वही बताइए कहाँ पर स्थित है। अगर हम दोस्तों पोर्ट ब्लेयर की आपसे बात करें तो पोर्ट ब्लेयर आपका दक्षिणी अंडमान में स्थित है, ठीक है। दक्षिणी अंडमान में पर आपका पोर्ट ब्लेयर स्थित है, यहाँ की राजधानी है पोर्ट ब्लेयर, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी है पोर्ट ब्लेयर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। पोर्ट ब्लेयर आपका ए है दोस्तों, ये आपका दक्षिणी अंडमान में स्थित है पोर्ट ब्लेयर, ठीक है। ये अंडमान निकोबार है, और देख सकते हैं यहाँ से आपका मलेशिया वगैरह भी आप जाते हैं, यहाँ पे आप मतलब मालदीव्स वगैरह भी जाते हैं, ठीक है भाई। तो राइट आंसर ऑप्शन में भी हो जाएगा दक्षिणी अंडमान। चलिए आपका यहाँ पर हैवलॉक आइसलैंड है, ये है, नक्शे में आप देख लीजिए, आपको सब चीज़ें समझ में आ जाएंगी। यहाँ पर आपका इंडियन ओशियन है, ठीक है। संविधान लागू होने के पश्चात निम्न में से कौन भारतीय संघ का एक आरक्षित राज्य था? ठीक है, तो वो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सिक्किम। सिक्किम दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। सिक्किम जब संविधान लागू हुआ था उसके बाद भारतीय संघ का एक आरक्षित राज्य हुआ करता है सिक्किम। सिक्किम को बाद में देश में मतलब भारत में मिलाया गया। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा सिक्किम। सिक्किम आपका दोस्तों नॉर्थ ईस्ट में आता है 7, ठीक है, और पूर्वोत्तर के 7 राज्यों में आपका 8 राज्यों में सिक्किम भी आता है। ठीक है, चलिए सिक्किम को किस वर्ष भारतीय संघ में संयुक्त राज्य के रूप में शामिल किया गया? दोस्तों बेसिकली सिक्किम को 1974 में भारतीय राज्य की सूची में शामिल किया, यानी कि राज्य बनाया गया 1974 को सिक्किम को। ठीक है, सिक्किम की राजधानी दोस्तों गैंगटॉक है। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर सी 1974 राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अभी भी सिक्किम में आपकी रेल मार्ग नहीं है, आपको यहाँ से सिलीगुड़ी होते हुए जाना पड़ता है। बहुत ही शानदार जगह सिक्किम में आपकी, है ना। और मौलिक अधिकारों के निलंबन का आदेश कौन दे सकता है? दोस्तों मौलिक अधिकारों को, जो मौलिक अधिकार के जो निलंबन होते हैं उनके आदेश, मतलब मौलिक अधिकार को मतलब उनको सस्पेंड करने का जो आदेश है वो कौन दे सकता है? तो वो आपका भारत का राष्ट्रपति, 15वीं राष्ट्रपति आपकी हाल ही में दोस्तों बताइए द्रौपदी मुर्मू ये आदेश दे सकती हैं। तो ऑप्शन नंबर डी राष्ट्रपति राइट आंसर हो जाएगा। ये आपका राष्ट्रपति भवन है। ठीक है भाई, चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। बिना देर किए हुए मूल अधिकारों पर आवश्यक प्रतिबंध लगाने का अधिकार किसको है? तो ये आपका संसद को है। ठीक है, चलिए स्वतंत्रता का अधिकार यानी कि राइट टू फ्रीडम संविधान की किस अनुच्छेद में वर्णित है? ठीक है, स्वतंत्रता का अधिकार दोस्तों आगे कौन से आर्टिकल में आता है? वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है। तो दोस्तों राइट टू फ्रीडम यानी स्वतंत्रता का अधिकार आपका जो आता है आपका आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक आता है। ए पिक में देख सकते हैं दोस्तों, स्वतंत्रता का अधिकार है भाई, हम कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, और दोस्तों जब इमरजेंसी लगी थी तो स्वतंत्रता का अधिकार आपके खत्म हो चुके थे उस केस में। ठीक है, चलिए सड़कों की कुल लंबाई के हिसाब से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? ठीक है, तो बताइए सड़कों की कुल लंबाई के हिसाब से दोस्तों विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? ठीक है, और बताइए भी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दूसरा। तो भारत दूसरे नंबर पर आती है दोस्तों रोड में, बेसिकली भारत दूसरे नंबर पर आती है विश्व में। ठीक है, भारत का दूसरा नंबर है लंबाई में। ठीक है, अगर सड़कों की बात करें, रोड ट्रांसपोर्टेशन की बात करें तो उसमें भारत अपना दूसरे नंबर पर आता है। चलिए ऑप्शन नंबर बी को टिक कर लीजिए, आपका राइट आंसर है। राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना के तहत कितने महानगरों को आपस में जोड़ने की योजना है? दोस्तों राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना यानी NH के तहत बेसिकली आपके जो
4 जो आपके महानगर हैं उनको आपस में जोड़ने की योजना है, जो कि जिसको हम स्वर्णिम चतुर्भुज योजना बोलते हैं। ये दिल्ली से लेकर, ये आपका पूरा स्वर्णिम चतुर्भुज योजना, इसका उद्देश्य दिल्ली से लेकर आपका मुंबई तक हाईवे गया, मुंबई से चेन्नई, चेन्नई से कोलकाता, यानी कि आपका स्वर्णिम चतुर्भुज आकार में जोड़ना है। ठीक है, तो इस प्रकार के जो योजना है जो कि केंद्रीय सरकार की। ऑप्शन नंबर बी सी आपका 4 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देश के महत्वपूर्ण शहरों और राजधानियों को जोड़ने वाले राजमार्ग कौन से हैं? तो दोस्तों देश के महत्वपूर्ण शहरों और राजधानियों को जोड़ने वाले जो आपके राजमार्ग हैं वो कौन कौन से हैं? ठीक है, तो बिल्कुल सही आपका राज्य राजमार्ग राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी को टिक कर लीजिए, आपका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के तहत कितने राज्यों की राजधानी को जोड़ा जाना है? तो दोस्तों जो राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के तहत दोस्तों बेसिकली आपके जो राज्य जोड़े जाने हैं वो आपके 16 राज्य जोड़े जाने हैं। इस प्रकार से आप देख सकते हैं 16 राज्यों को कनेक्ट किया जाएगा इस योजना के तहत। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, इसको टिक कर लीजिए आप। निम्नलिखित में से वह परिवहन तंत्र कौन सा है जो एक बस में भारत में सर्वाधिक यात्राओं को ले जाता है? तो आपका भारतीय रेल है। भारतीय रेल में सबसे ज़्यादा दोस्तों यात्राएं होती हैं। ठीक है, रेलवे सबसे दोस्तों सेफेस्ट रहता है और रेलवे से मोस्टली यात्री सबसे ज़्यादा यात्राएं लोग भारतीय रेलवे से करते हैं। ठीक है, ट्रेन से करते हैं। और चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। भारत में निम्नलिखित में से किस शहर में एक से अधिक रेलवे अंचलों के मुख्यालय हैं? ठीक है, तो दोस्तों भारत में निम्नलिखित में से कौन से शहर में एक से अधिक रेलवे अंचलों के मुख्यालय हैं? तो ये आपके राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा, कोलकाता और मुंबई दोनों में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए को टिक कर लिए, राइट आंसर हो जाएगा। और रेलवे जोन के मुख्यालय दोस्तों सेंट्रल जो रेलवे का मुख्यालय मुंबई में है, वेस्टर्न रेलवे का मुख्यालय मुंबई में है। तो यहाँ पर सेंट्रल रेलवे और वेस्टर्न रेलवे का मुख्यालय आपका मुंबई में है, और ईस्टर्न रेलवे का मुख्यालय कोलकाता में, और साउथर्न ईस्टर्न रेलवे का मुख्यालय भी दोस्तों कोलकाता में ही है। यानी कि दोस्तों कुल मिला के आपके 4 जो मुख्यालय हैं वो आपके 2 आपके मुंबई में है, 2 कोलकाता में है। तो सेंट्रल रेलवे वेस्टर्न रेलवे का मुख्यालय मुंबई में है, ईस्टर्न रेलवे और साउथ ईस्टर्न रेलवे का मुख्यालय आपका दोस्तों कोलकाता में है। ठीक है, याद रखिए ऑप्शन नंबर ए कोलकाता मुंबई आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में यात्री यातायात में सड़क यातायात का हिस्सा लगभग कितना है? ठीक है दोस्तों, अगर हम बात करें भारत में यात्री यातायात में दोस्तों सड़क यातायात का आखिर कितना प्रतिशत हिस्सा है? ठीक है, मतलब कितने प्रतिशत यात्री मतलब सड़क से यातायात करते हैं, मतलब सड़क पर चलते हैं। ठीक है, सड़क से यात्रा करते हैं, रोड ट्रांसपोर्टेशन करते हैं कुल मिला के। तो दोस्तों आप एक पिक देख सकते हैं जो कि बहुत ही शानदार हाईवे जो कि यमुना एक्सप्रेस वे है। यहाँ पर भाई 6 लाइन हाईवे बहुत ही शानदार है यार। ये आपका आगरा से दोस्तों दिल्ली नोएडा तक जाता है। ठीक है, और जो कि आपका सपा सरकार में बनवाया गया था और काफ़ी शानदार है। दोस्तों अगर हम बात करें तो अगर भारत में यात्री यातायात में सड़क यातायात का हिस्सा लगभग 85% है। ठीक है, 85% बेसिकली सड़क यातायात का हिस्सा है। ठीक है, 85% आपके रोड हैं। ऑप्शन नंबर बी 85% आपका राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों अगर हम बात करें और भारत में दोस्तों 40% सड़क परिवहन होता है। ठीक है, और 40% लोग यात्रा करते हैं भारत में सड़क के माध्यम से, और भारत का 40% सड़क परिवहन होता है। तो ये आपका बिल्कुल सही राजकीय राजमार्ग से होता है। तो ऑप्शन नंबर बी राजकीय राजमार्ग इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, राज्यों में सड़क मार्ग की लंबाई में प्रथम स्थान किसका है? ठीक है, राज्यों में दोस्तों सड़क मार्ग की लंबाई में दोस्तों प्रथम स्थान किसका है? तो ये आप इमेज देख सकते हैं दोस्तों, बहुत ही शानदार हाईवे है। देख रहे होंगे यार कितना मज़ा है यहाँ पर गाड़ी चलाने में, कितना मज़ा आता होगा। भूल भुलैया मतलब वो है मोड़ है। ठीक है दोस्तों, राज्यों में सड़क मार्ग की लंबाई में प्रथम स्थान किस स्टेट का है? तो राइट आंसर बिल्कुल सही है आपका आंसर। क्या बात है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी मध्य प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी मध्य प्रदेश को टिक कर लीजिए, आपका राइट आंसर है। ठीक है, किस बादशाह के अंतर्गत मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे? दोस्तों अगर हम बात करें आखिर कौन से बादशाह के अंतर्गत मुगल सेना में सबसे ज़्यादा हिंदू सेनापति थे? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी औरंगजेब। औरंगजेब के शासनकाल में दोस्तों सबसे ज़्यादा हिंदू सेनापति थे। दोस्तों अगर हम बात करें मुगल शासकों के मकबरे की बात करें तो इनकी मकबरे की याद करने की बहुत ही शानदार ट्रिक है, जो कि एकदम देखो शेरशाह का जो मकबरा सासाराम में था, औरंगजेब का मकबरा दौलताबाद में था, जहांगीर का मकबरा लाहौर में था, और शाहजहां का मकबरा आपका आगरा में था। ठीक है, तो औरंगजेब का दोस्तों मकबरा आपका दौलताबाद में है। ठीक
ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर डी आपको औरंगजेब राइट आंसर हो जाएगा। औरंगजेब के औरंगजेब के शासनकाल में दोस्तों सबसे ज़्यादा हिंदू सेनापति थे और हिंदू ज़्यादा थे उनके उसमें, है ना। चलिए, अकबर के संरक्षक बैरम खान का पतन कब हुआ? दोस्तों अकबर का संरक्षक था बैरम खान, ठीक है। फिर कुछ टाइम अकबर का खिलाफ हो गया था बैरम खान, और बैरम खान का पतन बेसिकली हुआ था, ये आपका 1560 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी 1560 को टिक कर लीजिए, आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, किस मुगल बादशाह को उसकी प्रजा शाही बेस में एक दरवेश या फकीर कहती थी? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, औरंगजेब को उसकी प्रजा फकीर या फिर शाही बेस में एक दरवेश कहती थी। ये आपकी जो पिक है औरंगजेब की देख सकते हैं दोस्तों। औरंगजेब को मतलब एक ऐसा राजा था जिसको ना तो हिंदू पसंद करता था ना इसको मुसलमान पसंद करता था, ये पक्का विलन था, ठीक है। तो दोस्तों औरंगजेब की पिक देख सकते हैं, इसने मतलब हिंदू मतलब काफ़ी ऐसे मंदिर नष्ट किए थे, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है आपका, वर्ष 1526 में लड़ी गई पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर से कौन पराजित हुआ था? ठीक है दोस्तों, 1526 में जो पानीपत का पहला युद्ध हुआ था वो 1556 में पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था। पानीपत के दोस्तों 3 युद्ध हुए हैं, ठीक है। तो 1526 में जो पानीपत की पहला युद्ध हुआ था उसमें बाबर से कौन पराजित हुआ? तो बाबर से दोस्तों पराजित हुआ था आपका बिल्कुल सही राइट आंसर हो जाएगा इब्राहिम लोदी, ठीक है। इब्राहिम लोदी दोस्तों बाबर से पराजित हो गया था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ई आपका इब्राहिम लोदी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ये पिक इब्राहिम लोदी की है जो कि बाबर से पराजित हो गया था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए को टिक कर लीजिए, आपका राइट आंसर हो जाएगा। पानीपत का पहला युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था जिसमें इब्राहिम लोदी हार गया था, ठीक है। चलिए, बाबर दोस्तों फरगना से आया था ये, और शेरशाह सूरी का मकबरा दोस्तों कहाँ पर स्थित है? दोस्तों पिक में देख रहे होंगे आप, ये शेरशाह सूरी का मकबरा है, बगल में झील है, नदी है, और ये आपका मकबरा है। ये दोस्तों आपको बेसिकली पिक है बिहार के सासाराम की पिक है, ये आपका शेरशाह सूरी का मकबरा है जिसने GT रोड बनवाया था, ठीक है दोस्तों। बहुत ही मोटिवेशनल आदमी था शेरशाह सूरी, और जो कि दोस्तों 65 साल की उम्र में हिंदुस्तान का शहंशाह बना था, ठीक है। और इससे यार गर्व की क्या बात होती है यार, जो मतलब हमेशा दोस्तों लड़ता रहा और 65 साल की उम्र में आके गद्दी पर बैठ गया, ठीक है। तो बहुत इसने खैर काम भी काफ़ी ठीक कराए थे, ज़्यादा नहीं रह पाया था, और ये आपका बिहार का रहने वाला है, और इसने बहुत संघर्ष के अथक संघर्ष के बाद ये गद्दी पर बैठा था। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सासाराम बिहार राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, अकबर का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? दोस्तों अकबर का राज्याभिषेक इस जगह पर हुआ था, एक किला में, और ये आखिर कहाँ का है? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 कालानौर। दोस्तों अकबर का राज्याभिषेक कालानौर में हुआ था, कालानौर के किले में अकबर का राज्याभिषेक हुआ था। ऑप्शन नंबर 1 को टिक कर लीजिए, और ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका, गुरु अर्जुन देव समकालीन थे? तो गुरु सिखों के दोस्तों 5वें गुरु थे जो कि अर्जुन देव है। आप इनकी पिक देख सकते हैं दोस्तों, अर्जुन देव की पिक है। आगे किसके समकालीन थे, कौन से मुगल बादशाह के समकालीन थे? तो राइट आंसर हो जाएगा ये जहांगीर के समकालीन थे आपके गुरु अर्जुन देव। ऑप्शन नंबर बी को टिक कर लो, ये आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपका, हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया? दोस्तों ये हल्दी घाटी का युद्ध आप जो पिक देख रहे होंगे दोस्तों बहुत ही खतरनाक युद्ध था दोस्तों। हल्दी घाटी का इतना खतरनाक युद्ध था भाई, अभी भी दोस्तों यहाँ पर मतलब वो निकलता है यार। हल्दी घाटी का मतलब आप देखोगे यहाँ पे तलवार के झट्टे निकलते हैं। तो दोस्तों महाराणा प्रताप अकबर के बीच हुआ, लेकिन दोस्तों अकबर कभी सामने नहीं आया, महाराणा प्रताप के सामने अकबर कभी नहीं आया, ठीक है। तो दोस्तों इस देख सकते हैं आप, अकबर के सेनापति को बुरी तरह से महाराणा प्रताप ने काट दिया। महाराणा प्रताप बहुत ही खतरनाक तरीके से युद्ध करते थे भाई। अकबर भी दोस्तों महाराणा प्रताप से डरता था, ठीक है। कभी दोस्तों अकबर और महाराणा प्रताप का युद्ध ही नहीं हुआ, अकबर का सेनापति हमेशा रहा, ठीक है। सेनापति का युद्ध हुआ, जो उसका वजीर था वही आता था हमेशा युद्ध करने, ठीक है। तो बिल्कुल अकबर का मतलब इतना खतरनाक युद्ध था, 20 से काट देते बिल्कुल, है ना। बहलोल खान को बिल्कुल 20 से काट दिया था महाराणा प्रताप ने, है ना। चलिए राइट आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा हल्दी घाटी का जो युद्ध है, जो ये आपका 1576 में बच्चा हुआ था। ऑप्शन नंबर बी को टिक कर लीजिए, आपका राइट आंसर है। बहुत ही खतरनाक युद्ध हुआ था हल्दी घाटी का युद्ध, जो कि आपका राजस्थान में हल्दी घाटी जगह है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी को टिक कर लीजिए, आपका राइट आंसर है। चलिए, फैजी निम्नलिखित में से किसके दरबार में रहा? दोस्तों ये पिक जो देख रहे होंगे आप दोस्तों, जो फैजी आखिर में से किसके दरबार में रहा? तो फैजी दोस्तों आपके अकबर के दरबार में रहा है, और ये आपकी अकबर की पिक है। अकबर के दरबार में दोस्तों फैजी रहा था, ठीक है। ये आपके अकबर के 9 रत्न में जो अकबर के दोस्तों 9 रत्न थे उसमें फैजी भी शामिल था। चलिए, हुमायूं का मकबरा दोस्तों आके कहाँ पर है? हुमायूं, ठीक है, हुमायूं का मकबरा आके कहाँ पर है? बेसिकली बाबर का बेटा हुमायूं का मकबरा कहाँ पर है? तो दोस्तों ये मकबरा हुमायूं का है। ये आके कहाँ की इमेज है बताइए भाई? तो दोस्तों ये इमेज है जो कि आपकी पिक है दिल्ली की है। दिल्ली में आपका हुमायूं का मकबरा स्थित है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर दिल्ली आपका राइट आंसर
हो जाएगा। क्या आपको कोई दिक्कत है, कोई तकलीफ है, कोई समस्या है? चलिए कोई भी डाउट हो बताइए, आपके सारे डाउट क्लियर कर दिए जाएंगे। बाकी हमारा नंबर आप देख ही रहे होंगे, यहाँ पर भी आप संपर्क कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, किस मुगल शासक ने 2 बार शासन किया? कि कौन सा मुगल शासक था बच्चा जिसने 2 बार शासन किया? बच्चा 2 बार शासन बताओ किसने किया? तो राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल सही ऑप्शन नंबर बी, हुमायूं। हुमायूं ने दोस्तों 2 बार शासन किया। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हुमायूं को टिक कर लीजिए, आपका राइट आंसर है। ठीक है, और हुमायूं को दोस्तों शासनकाल आपका 1530 से लेकर 1540 तक रहा, फिर भाग गया था हुमायूं, युद्ध में हार गया था, फिर 5056 से लेकर 5057 तक रहा, फिर दीन पनाह पुस्तकालय से कि सीढ़ी करके इसकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो आप देख सकते हो दोस्तों हुमायूं राइट आंसर हो जाएगा। हुमायूं का शासनकाल 2 बार रहा और 2 बार मतलब गद्दी पर बैठा। ठीक है, और बेसिकली जब ये आपका शेरशाह सूरी से हुमायूं हार गया था 1540 में, फिर उसके भाग गया था ये। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर बी हुमायूं को टिक कर लीजिए, आपका राइट आंसर है। ठीक है, हुमायूं को ये पिक देख सकते हैं, ये हुमायूं की पिक है। चलिए, और दोस्तों किसी प्रकार का डाउट हो ना, आप कमेंट बॉक्स में बताइए, आपके सारे डाउट क्लियर कर दिए जाएंगे। ठीक है, और सेशन कैसा लगा कमेंट करके आप लोग जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, इस वीडियो को एक व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर शेयर करें, स्टूडेंट मैं आपके लिए ऐसे ही कंटेंट बनाता रहूं।